Pinky everyone, I am Pinky Sivas. Today I am here to explain chapter number 3, 9th standard CBSE. The chapter is from economics and this would be the second and the last part of this chapter. Name of the chapter is Poverty as a Challenge. Today I am going to start from page number 32. पोवर्टी एस्टीमेट कि क्या एस्टीमेट लगाए गए हैं पोवर्टी को लेकर, कितने परसेंटेज जो है वो कम हुई है और लोगों का जो नंबर है, नंबर ऑफ़ पीपल जो है वो कितना कम हुआ है पोवर्टी का। तो यहाँ पर पेज नंबर 32 पे लास्ट पैराग्राफ में एक टेबल को एक्सप्लेन करके बताया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर पुअर्टी के रेशो कितने कम हुए हैं ईयर वाइज बताया गया है, रूरल में कितना परसेंट कम हुआ है, अर्बन में कितना और टोटल परसेंटेज कितना कम हुआ है। उसके बाद नंबर ऑफ़ पुअर इन मिलियंस भी बताया गया है, तो यू कैन रीड योर सेल्फ। फिर है वल्नरेबल ग्रुप्स, कौन से जो ग्रुप्स हैं वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं या फिर जिनको सबसे जो ऐसे कौन से ग्रुप हैं सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर, इकोनॉमिक और सोशल तौर पर जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रिस्क पर रहते हैं अगेंस्ट पोवर्टी। Proportion of people below poverty line is also not same for all social groups and economic categories in India। ये जो proportion है गरीब लोगों का जो below poverty line रहते हैं, इन लोगों का जो proportion है सभी सामाजिक और आर्थिक कैटेगरीज जो इंडिया में बनाई गई हैं उनमें सभी कैटेगरीज में सेम नंबर लोगों का नहीं है। सोशल ग्रुप जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं पोवर्टी में वो हैं, यहाँ पर आपको इसी तरीके से पूछा जाता है विच सोशल ग्रुप्स आर मोर वल्नरेबल टू पोवर्टी, तो वो हैं शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, हाउस होल्ड। सिमिलरली वैसे ही जो इकोनॉमिक ग्रुप हैं उनमें सबसे ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप हैं रूरल ग्रामीण इलाकों में जो एग्रीकल्चरल लेबर हाउस होल्ड हैं वो, और शहरों में रहने वाले जो कैजुअल लेबर हैं वो। ग्राफ जो 3.1 है, इट शोज़ द परसेंटेज ऑफ पुअर पीपल इन ऑल दीज ग्रुप। यहाँ पर इस ग्राफ में आप देख सकते हैं although the average for people below poverty line for all groups in India is 2243 out of 100 people belonging to scheduled tribes। हालांकि भारत में एवरेज जो गरीब लोगों का परसेंटेज है बिलो पोवर्टी लाइन वो 22 है, 43 है आउट ऑफ 100 पीपल जो कि शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी बेसिक ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते। सिमिलरली वैसे ही जो 34% है कैजुअल लेबर, जो कैजुअल वर्कर्स जो दिहाड़ी भत्ते पे काम करने वाले या वर्कर्स के रूप में काम करने वाले लोग हैं अर्बन एरियाज़ में, वो पुअर्टी लाइन के नीचे रहते हैं। अबाउट 34%, इनमें से भी जो 34% है कैजुअल लेबर जो लेबर इन रूरल एरियाज़ एंड 29 इनमें भी 34% तो कैजुअल लेबर हैं जो खेतों में काम करते हैं रूरल एरियाज़ में, 29% जो हैं वो शेड्यूल्ड कास्ट हैं, वो भी पुअर हैं। द डबल डिसएडवांटेज, यहाँ पर दोहरा जो डिसएडवांटेज है वो क्या है लैंडलेस होने का, जिनके पास अपनी ज़मीनें नहीं होती हैं। वो एक तो ये है कि कैजुअल वेज लेबर हाउस होल्ड इन सोशली डिसएडवांटेज सोशल ग्रुप ऑफ द scheduled caste or the scheduled tribe population highlights the seriousness of the problem। यहाँ पर डबल डिसएडवांटेज है, एक तो लैंडलेस हैं और कैजुअल वेज लेबर दिहाड़ी भत्ते पर काम करने वाले जो परिवार के लोग हैं वो उनको समाज में बहुत ही डिसएडवांटेज तौर पर रखा जाता है। ऐसे सामाजिक जो ग्रुप हैं वो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, ये इस जो पुअर्टी की सीरियसनेस है उसको दिखाते हैं। कुछ रीसेंट स्टडीज़ हुई हैं वो ये दिखाती हैं कि एक्सेप्ट फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब हाउस होल्ड ऑल अदर, अगर शेड्यूल्ड ट्राइब को छोड़ दिया जाए तो जो दूसरी 3 कैटेगरी बची हैं उसके अलावा जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं, रूरल एग्रीकल्चरल लेबर हैं और अर्बन कैजुअल लेबर हैं, इन तीनों में एक पुअर्टी में एक डिक्लाइन देखा गया है, गिरावट देखी गई है। मतलब इन सब की जो पुअर्टी थी उनमें कमी आई है, सिर्फ किसको छोड़कर, शेड्यूल्ड ट्राइब को छोड़कर। अपार्ट फ्रॉम इनके अलावा, इन सोशल ग्रुप्स के अलावा देयर इज़ ऑल्सो इनइक्वलिटी ऑफ इनकम विद इन ए फैमिली। उसके अलावा यदि इन सोशल ग्रुप के अलावा भी अगर हम देखें एक परिवार में भी हमको इनइक्वलिटी देखने को मिलती है इनकम के मामले में। पुअर फैमिलीज़ में सबसे ज़्यादा जो सफ़र करता है वो होती हैं विमेन,
एल्डरली पीपल, जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं, और जो फीमेल, जो छोटी बच्चियां होती हैं, वो सबसे ज़्यादा गरीब, यानी कि गरीबों में भी गरीब की हालत में वो जीते हैं। सिस्टमेटिकली डिनाइड इक्वल एक्सेस टू रिसोर्स अवेलेबल टू द फैमिली, उनको लगातार जो फैमिली में जो भी रिसोर्स अवेलेबल होते हैं उनको वो बराबरी की चीज़ें उनको नहीं दी जाती। सपोज़ अगर खाने पीने की चीज़ें हैं या फिर दूसरी चीज़ें हैं, देयर फॉर वीमेन चिल्ड्रन, इसीलिए जो वीमेन हैं, चिल्ड्रन हैं, स्पेशली जो गर्ल चाइल्ड है और जो बूढ़े लोग हैं परिवार के, वो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर कंसीडर किए जाते हैं। हेयर स्टोरी इज़ गिवन, स्टोरी ऑफ सिविरमन, यू कैन रीड योरसेल्फ। उसके बाद है इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़। इंटर स्टेट डिस्पैरिटी का मतलब क्या है कि सभी राज्यों में जो गरीबी को लेकर जो डिस्पैरिटीज़ हैं वो क्या हैं, राज्यों के बीच में कौन सा राज्य सबसे गरीब, नेशनल पुअर्टी एस्टिमेट से भी कम में है, और कौन सा नेशनल पुअर्टी एस्टिमेट से ऊपर है। पुअर्टी इन इंडिया हैज़ ऑल्सो अनदर, भारत में जो गरीबी है उसका एक दूसरा पहलू भी है। द प्रोपोर्शन ऑफ पुअर पीपल इज़ नॉट द सेम, जो गरीब लोगों का प्रोपोर्शन है वो सभी राज्यों में समान नहीं है, एक जैसा नहीं है। आल्दो स्टेट लेवल पुअर्टी हैज़ विटनेस्ड ए सेक्युलर डिक्लाइन फ्रॉम द लेवल्स ऑफ अर्ली 70s, द सक्सेस रेट ऑफ रिड्यूसिंग पुअर्टी वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। हालांकि जो स्टेट पुअर्टी लेवल है वो हमेशा लगातार उसमें गिरावट आई है अर्ली 70 से लेकर, लेकिन ये जो सक्सेस रेट है गरीबी के घटने की वो सभी राज्यों में एक जैसी नहीं है। मतलब गरीबी सभी राज्यों में एक समान तरीके से घट नहीं रही है, सभी में घट ज़रूर रही है। रिसेंटली एक एस्टिमेट किया गया था, वो ये दिखाता है, वाइल ऑल इंडिया हेड काउंट रेशो HCR was 21.9% इन 2011-12 स्टेट्स लाइक, यहाँ पर बताया गया है कि जो 2011 और 12 में कुछ ऐसे राज्य थे जैसे MP है, असम है, UP है, बिहार है, उड़ीसा है, इनमें हैड अबव ऑल इंडिया पॉवर्टी लेवल, ये सारे जो थे इंडिया के हैड अबव ऑल इंडिया पॉवर्टी लेवल, ये जो सारे राज्य हैं ये इंडिया का जो पुअर्टी लेवल है उससे भी ऊपर थे। विद पुअर्टी रेशो, यहाँ पर पुअर्टी रेशो कितना था, 33.7 एंड 32.6% रिस्पेक्टिवली। फिर अलॉन्ग विद रूरल पुअर्टी, अर्बन पुअर्टी इज़ आल्सो हाई। यहाँ पर इन राज्यों में रूरल पुअर्टी और अर्बन पुअर्टी जो है दोनों ही बहुत ज़्यादा हाई हैं। ग्रामीण और शहरी इलाकों में जो पुअर्टी लेवल है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, जैसे कि उड़ीसा है, MP है, बिहार है, UP है। इन कंपैरिजन ये तो वो राज्य थे जिनमें नेशनल पुअर्टी लेवल से भी ज़्यादा पुअर्टी दिखाई गई थी। अब कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें पुअर्टी लगातार कम हुई है, यानी कि पुअर्टी में गिरावट आई, जैसे केरला है, जम्मू कश्मीर है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, गुजरात है, वेस्ट बंगाल है। उसके अलावा कुछ ऐसे राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, ये बहुत ज़्यादा कामयाब हुए हैं पुअर्टी को कम करने में, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है या फिर एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रही है। इसके लिए केरला जो है उन्होंने फोकस किया है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे, उसकी वजह से यहाँ पर गरीबी में कमी आई है। वेस्ट बंगाल में कमी क्यों आई है, क्योंकि वहाँ पर लैंड रिफॉर्म, मतलब ज़मीनों को सुधारने के बहुत सारे मेजर्स अपनाए गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कमी आई है गरीबी में। उसके साथ साथ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जो है, यहाँ पर जो PDS सिस्टम होता है, सरकार जो सरकारी वितरण करती है अनाज वगैरह का PDS सिस्टम, वहाँ पर फूड ग्रेन्स को अच्छे तरीके से और रिस्पॉन्सिबल तरीके से निभाया गया है इस जिम्मेदारी को, जिसकी वजह से काफ़ी इम्प्रूवमेंट वहाँ पर देखने को मिला है। उसके बाद ये तो थी इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़। यहाँ पर आपका क्वेश्चन भी यही है, डिस्क्राइब अबाउट द इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़ इन इंडिया अबाउट पुअर्टी। फिर है ग्लोबल पुअर्टी सिनेरियो, कि ग्लोबल लेवल पर, वैश्विक लेवल पर जो गरीबी का सिनेरियो है वो क्या है। द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज़ लिविंग इन, ये जो प्रोपोर्शन है गरीब लोगों का जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में रहते हैं, जो एक्सट्रीम इकोनॉमिक पुअर्टी में रहते हैं, जिसको वर्ल्ड बैंक ने कैसे डिफ़ाइन किया है कि लिविंग ऑन लेस दैन $1.25 पर डे,
कि ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो एक दिन में $1.25 कमाते हैं या इससे भी कम कमाते हैं, ये जो परसेंटेज है पूरी दुनिया में ये कम हुआ है। पहले 43% हुआ करता था 1990 में, अब ये 22% हो गया है 2008 में। आल्दो देयर हैज़, हालांकि सब्सटेंशियल रिडक्शन हुआ है, लगातार गिरावट आई है ग्लोबल लेवल की पॉवर्टी में, इट इज़ मार्क्ड ए, लेकिन इसमें भी बहुत सारी रीजनल डिफरेंसेस हैं। जैसे हमने देखा था कि इंडिया में भी सभी राज्यों में ये जो गरीबी का लेवल है ये समान नहीं है, वैसे ही पूरे इंटरनेशनल लेवल पर तो समान कैसे हो सकता है। यहाँ पर पॉवर्टी कम हुई है चाइना में, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में। एज ए रिज़ल्ट किसकी वजह से हुई है, क्योंकि यहाँ पर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, मैसिव इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में। उसके बाद नंबर ऑफ़ पुअर इन चाइना हैज़ कम डाउन, जो नंबर ऑफ़ पुअर है चाइना में रहने वाले लोगों का वो 85% था 1981 में, अब ये सिर्फ 14% रह गया है 2008 में, और 6% हो गया है ये 2011 में। जो कंट्रीज़ हैं साउथ एशिया की, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इन सभी में भी जो पुअर्टी है उसमें इतनी ज़्यादा गिरावट नहीं आई है, इतनी ज़्यादा रैपिड तरीके से गिरावट नहीं आई है। डिस्पाइट डिक्लाइन इन परसेंटेज ऑफ द पुअर, गरीबी में जो नंबर जो गरीबी जो में गिरावट जो आई है 34 डिस्पाइट डिक्लाइन इन द परसेंटेज ऑफ द पुअर, द नंबर ऑफ पुअर, परसेंटेज जो है उसमें तो गिरावट आई ही है, लेकिन जो नंबर ऑफ़ पुअर है वो कितना हुआ है, नंबर ऑफ़ पीपल बिलो पुअर्टी लाइन, ये भी डिक्लाइन हुआ है फ्रॉम 61%। 1981 में जो 61% लोग गरीब थे, अब वो 36% हो गए हैं 2008 में, बिकॉज इन डिफरेंट पुअर्टी लाइन डेफिनेशन, क्योंकि सभी अलग अलग देशों में जो पुअर्टी लाइन है उसकी डेफिनेशन अलग अलग है। पुअर्टी इन इंडिया इज़ ऑल्सो शोन हायर देन द नेशनल एस्टिमेट, भारत में भी जो गरीबी है वो ये दिखाता है ऑल्सो शोन हायर देन, यहाँ पर जो नेशनल एस्टिमेट लगाए जाते हैं उससे ज़्यादा गरीबी देखने को मिलती है। सब सहारन अफ्रीका पुअर्टी इन फैक्ट डिक्लाइन, सब सहारा जो अफ्रीका है वहाँ पर जो पुअर्टी है वो उसमें भी कमी आई है। 51% 2005 में हुआ करती थी, अब वहाँ पर 41% लोग जो हैं 2015 में, यहाँ पर यू कैन सी इन ग्राफ 3.3, यहाँ पर सब दिया गया है 3.3 ग्राफ में। और उसके बाद इन लैटिन अमेरिका में जो रेशो है गरीबी का वो भी उसमें भी लगातार गिरावट आई है। 10% हुआ करती थी यहाँ पर 2005 में, अब 4% रह गई है 2015 में। पुअर्टी हैज़ आल्सो रीसरफेस्ड इन, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर पहले गरीबी नहीं देखने को मिलती थी, लेकिन अब वापस से वहाँ उन देशों में देखने को मिल रही है, जैसे कि सोशलिस्ट कंट्रीज़ हैं, रशिया, जहाँ पर पहले गरीबी हुआ ही नहीं करती थी। टेबल 3.2 शो the proportion of people living under poverty in different countries as defined by International Poverty Line। यहाँ पर 3.2 जो ग्राफ है उसमें आप देख सकते हो कि पुअर्टी को किस तरीके से डिफ़ाइन किया गया है। मींस पॉपुलेशन, इस यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर किस तरीके से पुअर्टी को डिफ़ाइन किया गया है कि जो पॉपुलेशन एक दिन में $1.90 या उससे भी कम कमाती हैं उसको गरीबी लाइन के नीचे रखा गया है। ए न्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस proposes ending poverty of all types by 2030। एक नए तरीके की जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेट किए हैं यूनाइटेड नेशन ने, उन्होंने ऐसा प्रपोज किया है कि वो 2030 तक 2030 तक सभी तरीके की गरीबी को रिमूव करने के लिए कामयाब हो जाएंगे, ऐसा माना जा रहा है। उसके बाद है वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स 2012, वर्ल्ड बैंक ने जो यहाँ पर इंडिकेट किया कि कौन से कंट्रीज़ में कितनी परसेंटेज गरीबी है वो यहाँ पर दिया गया है। फिर 3.4 जो है उसमें दिया गया है वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, ये भी वर्ल्ड बैंक ने ही जारी किया है। नंबर ऑफ़ पुअर बाय रीजन, जो क्षेत्रों में $1.25 से भी कम पैसा कमाते हैं उसका प्रोपोर्शन दिया गया है। अब है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ की कॉजेज़ ऑफ पुअर्टी क्या है अपने देश में, हमारे देश में गरीबी के सबसे मुख्य कारण क्या हैं। देयर वर ए नंबर ऑफ कॉजेज़ फॉर द वाइड स्प्रेड पुअर्टी इन इंडिया, बहुत सारे कारण माने जाते हैं इंडिया में। एक जो हिस्टोरिकल रीज़न है,
अलग अलग कारण है। एक तो हिस्टोरिकल रीज़न है, सोशो इकोनॉमिक रीज़न है। हिस्टोरिकल रीज़न में ये है कि हमारा इतिहास किस तरीके से रहा है, हमारे ऐतिहासिक कारण क्या है गरीबी का। वो ये है कि लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। जब अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर रूल किया था, जो उपनिवेशिक प्रशासन व्यवस्था थी, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था अंग्रेज़ों का, उन्होंने हमारे देश की जो सबसे कम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की थी, वो भी एक सबसे बड़ा कारण है हमारे देश की गरीबी का। जो पॉलिसी कॉलोनियल गवर्नमेंट ने बनाई थी, उससे हमारा जो नेशनल हैंडीक्राफ्ट था, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट था, वो लगातार बर्बाद हो गया। और उन्होंने जो हमारी इंडस्ट्री, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, उसकी डेवलपमेंट को उन्होंने डिस्करेज किया, उसको आगे बढ़ने ही नहीं दिया। लो रेट ऑफ ग्रोथ परसिस्टेड अंटिल द 1980s। उसके बाद जो ये लो लेवल जो ग्रोथ रेट थी, वो बहुत ही कम रही थी अंटिल द 1980s। 1980 तक भी हमारी जो ग्रोथ रेट थी वो बहुत ही कम हुई थी। द रिजल्टेड इन लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज़, और जिसका नतीजा ये रहा था कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हो रही थी, लो ग्रोथ रेट थी, इनकम कम थी। दिस वाज इसके साथ साथ जो हमारी पॉपुलेशन थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी। द टू कंबाइंड, इसके अलावा जो ग्रोथ रेट थी पर कैपिटा, मतलब प्रति व्यक्ति जो पैसा कमाते हैं, वो भी बहुत ही कम था। फेलियर एट बोथ फ्रंट प्रमोटिंग, जो हमारी एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ कम हुई, दूसरा जो पॉपुलेशन कंट्रोल था वो भी बिल्कुल बाहर हो गया। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, दूसरा इकोनॉमिक ग्रोथ बिल्कुल ही नहीं थी। तो ये जो पुअर्टी का साइकिल था ये लगातार चलता रहा। विद द स्प्रेड, यहाँ पर हम सारे वो कारण पढ़ रहे हैं, हिस्टोरिक कारण सबसे पहले पढ़ रहे हैं। विद द स्प्रेड ऑफ इरीगेशन, उसके साथ साथ फिर बाद में जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू किया गया 1960s में, जो स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एंड ग्रीन रेवोल्यूशन, लगातार जो हमारी इरिगेशन, जो हमारी सिंचाई की सुविधाएं हैं, उनको बढ़ाया गया। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन आया, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो थी वो क्रिएट हुई एग्रीकल्चर सेक्टर में। लेकिन ये इसका जो इफेक्ट था ग्रीन रेवोल्यूशन का, वो सिर्फ देश के कुछ ही हिस्सों तक सीमित रहा, स्पेशली नदर्न पार्ट में। द इंडस्ट्रीज़ बोथ, जो इंडस्ट्री इंस्टॉल की गई पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, उनकी वजह से कुछ जॉब क्रिएट हुई, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं कि सारे जितने भी जॉब सीकर्स हैं उनको जॉब मिल जाती, इतना भी नहीं हुआ। फिर जो लोग जॉब उनको नहीं मिल पाती है, अनेबल टू फाइंड प्रॉपर जॉब इन सिटीज़, मैनी पीपल स्टार्टेड वर्किंग एज रिक्शा पुलर्स। जब लोगों को सही तरीके की जॉब नहीं मिल पाती है, तो जो वो लोग जो हैं अब काम की तलाश में अलग ऐसी इस तरीके से काम करना शुरू करते हैं, जैसे कोई रिक्शा की चलाता है, कोई वेंडर्स बन जाता है, कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर बन जाता है, डोमेस्टिक सर्वेंट के तौर पे काम करते हैं। और इस तरीके से ऐसे लोगों को इरेगुलर और स्मॉल इनकम ही मिलती है। दीज पीपल कुड नॉट, ऐसे जो लोग हैं वो महंगे घरों में नहीं रह सकते, वो स्लम्स में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जो कि शहरों से बाहर इलाकों में पड़ती हैं, और उनको पुअर्टी की जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उनका सामना करना पड़ता है। लार्जली ए रूरल फिनोमिना आल्सो बिकेम ए फीचर ऑफ द अर्बन, और इस तरीके से शहर के जो आउटस्कर्ट्स में ये झुग्गी झोपड़ियाँ बन जाती हैं, वहाँ पर एक बिल्कुल रूरल फिनोमिना क्रिएट हो जाता है, वो लगता ही नहीं है कि ये अर्बन एरिया है। एक दूसरा अनदर फीचर ऑफ हाई पुअर्टी रेट्स हैज़ बीन ह्यूज इनकम। एक दूसरा सबसे बड़ा जो पुअर्टी का फीचर है वो ये है कि हमारे देश में इनकम इनइक्वलिटीज़ बहुत हैं। एक सबसे बड़ा जो कारण है वो इसका ये है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर रिसोर्सेज की। अब एक व्यक्ति करोड़ों रुपए कमाता है महीने में या लाखों रुपए कमाता है, जो दूसरा है वो कुछ 100 रुपये भी नहीं कमाता। ऐसी इनइक्वलिटीज़ क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर रिसोर्सेज की, हमारे देश में जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं हुआ है। भारत की सरकार ने बहुत सारी पॉलिसीज़ अपनाई थी, लेकिन इस प्रॉब्लम को सही तरीके से टैकल नहीं किया गया। मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव्स लाइक लैंड रिफॉर्म्स, कुछ ऐसी पॉलिसी इनिशिएटिव लिए गए थे जैसे कि लैंड रिफॉर्म है, जिसका मकसद ये था कि जो ज़मीनें हैं उनको रूरल एरियाज़ में दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। जब अपना देश आज़ाद हुआ था तब भारत की सरकार ने ये पॉलिसी अपनाई थी कि रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ज़मीनों को ग्रामीण इलाकों में, लेकिन इसको सही तरीके से अप्लाई नहीं किया गया। एंड सिंस बैक लैंड रिसोर्सेज, क्योंकि अब जिसकी वजह से ग्रामीण इलाकों में सभी लोगों के पास ज़मीनें नहीं होती हैं, वो भी एक सबसे बड़ा कारण है भारत में गरीबी का। एंड प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, ये कि सही तरीके से जो पॉलिसी बनाई गई थी उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, जिसकी वजह से अगर ये पॉलिसी सही तरीके से इम्प्लीमेंट की जाती तो करोड़ों जो ग्रामीण लोग हैं उनकी ज़िंदगी बहुत सुधर सकती थी। फिर दूसरा सोशो कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर, ये आपका अलग से भी क्वेश्चन बन सकता है।
कि व्हाट आर द सोशो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पोवर्टी इन इंडिया। कौन से सामाजिक और सांस्कृतिक कारण हैं या इकोनॉमिक फैक्टर हैं जिसकी वजह से गरीब हैं। इन ऑर्डर टू फुलफिल, हमारी बहुत सारी सामाजिक जिम्मेदारियां होती हैं। एंड ऑब्जर्व रिलीजियस, कुछ ऐसी हमारी रिलीजियस सेरेमनीज़ होती हैं जो भारत में रहने वाले लोगों को पूरे करनी पड़ती हैं। लोगों को बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। एक छोटा सा किसान होता है, उसको बहुत पैसा चाहिए अपने एग्रीकल्चर इनपुट्स खरीदने के लिए, बीज खरीदने हैं, पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइजर्स है, क्योंकि सिंस पुअर पीपल हार्डली, क्योंकि गरीब लोगों के पास सेविंग बिल्कुल कम होती है तो उनको उधार लेना पड़ता है। एंड अनेबल, और जब ये जो उधार लिया है उसका इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है, तो जब वो गरीब इसको रीपे नहीं कर पाएगा तो वो विक्टिम बन जाते हैं इंडेप्टनेस, मतलब कर्जदार बन जाते हैं और एक डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं, कर्ज जाल में फंस जाते हैं। तो इसीलिए जो हाई लेवल ऑफ इंडेप्टनेस इज़ बोथ अ कॉज। तो ये जो हाई लेवल ऑफ इंडेप्टनेस है कि कर्ज जाल में जो फंस जाते हैं, ये दोनों ही एक कारण भी है पुअर्टी का और इफेक्ट भी है। और दूसरा, जिस तरीके से मैंने अभी बोला कि सोशो कल्चरल, हम हमारे शादी ब्याह में बहुत पैसा खर्च, बच्चे का जन्म से लेकर मुंडन से लेकर फिर बहुत सारी ऐसी सेरेमनीज होती हैं जिनको इंसान को परफॉर्म करना पड़ता है। अगर जिनके पास पैसा नहीं होता तो उनको उधार लेना पड़ता है इन सोशो कल्चरल सेरेमनीज़ को पूरा करने के लिए, कुछ धर्म संबंधी हमारी जो रिलीजियस सेरेमनीज़ है उनको पूरा करने के लिए। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से लोग जो हैं वो गरीबी का शिकार हो जाते हैं। अब है एंटी पोवर्टी मेजर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट स्टेप्स हैज़ बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट, व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिमूव पोवर्टी। यहाँ पर आपसे पॉलिसीज़ पूछी जाएंगी कि कौन सी पॉलिसी प्रोग्राम भारत की सरकार ने अडॉप्ट किए हैं गरीबी को हटाने के लिए, या ये गरीबी संबंधी जो प्रॉब्लम है उसको टैकल करने के लिए, क्या है वो। पुअर्टी जो है, रिमूवल ऑफ पुअर्टी हैज़ बीन वन ऑफ सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव जो रहा है भारत की सरकार का। इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, भारत की जो डेवलपमेंट स्ट्रेटजी रही है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एक ऑब्जेक्टिव रहा है वो है पुअर्टी को रिमूव करना। जो करंट एंटी पुअर्टी स्ट्रेटजी है भारत की सरकार की, वो 2 प्लैंक पर काम कर रही है। सबसे पहला तो ये कि हम अपने देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करें, उसको बढ़ावा दें। दूसरा, कुछ ऐसे एंटी पोवर्टी प्रोग्राम्स बनाएं जो सिर्फ और सिर्फ गरीबी को लेकर टारगेट हों। ओवर ए पीरियड ऑफ पिछले 30 सालों में लास्टिंग अप टू द अर्ली 80s देयर वर लिटिल पर कैपिटा इनकम ग्रोथ। मतलब अर्ली 80s में, 1980s के शुरुआत के सालों में जो हमारी पर कैपिटा इनकम थी, पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय, जो एक व्यक्ति एक महीने में या फिर एक साल में जितना टोटल पैसा कमाता है, तो ये इतनी ज़्यादा नहीं थी। ऑफिशियल पोवर्टी एस्टिमेट which were about 40% in the 1950s remained the same even early 80s। जो ऑफिशियल पोवर्टी एस्टिमेट थे वो ये 45% थे 1950s में, उतने ही थे अभी 1980s में भी। मतलब अगर 45% लोग जो गरीब थे वो अभी जो 1950s में थे वो 80s में भी इतने ही थे। सिंस द 80s, क्योंकि 1980s तक आते आते जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो हैज़ बिन, हालांकि 1980s तक आते आते इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो दुनिया में बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट मानी गई थी। द ग्रोथ रेट जम्प्ड, ये जो ग्रोथ रेट थी वो उसने बहुत ज़्यादा ऊंची छलांग लगाई थी। 3.5% जो कि 1970 में थी, अब ये ग्रोथ रेट जो थी वो 6% हो गई थी 1980s में, 1990s में। द हायर ग्रोथ रेट हैव हेल्प, ये जो ग्रोथ रेट हो रही थी हमारे देश की, इसने गरीबी को कम करने में बहुत ज़्यादा मदद की। इसलिए ये क्लियर हो गया है कि एक स्ट्रॉन्ग लिंक होता है इकोनॉमिक ग्रोथ में और पुअर्टी रिडक्शन में। जैसे जैसे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी ऑब्वियसली जो पुअर्टी है वो रिड्यूस होगी, और अगर इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी जिसकी वजह से पुअर्टी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इकोनॉमिक ग्रोथ जब होती है उसकी वजह से ज़्यादा इंडस्ट्री इंस्टॉल होती हैं, ज़्यादा कारखाने लगते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को मिलती हैं, जिसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, लोग अलग अलग जॉब्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो लोगों को रिसोर्स मिलते हैं और देश की जो गवर्नमेंट होती है उसके पास भी पैसा आता है ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए। दिस आल्सो इनकरेजेस पीपल, इससे लोग जो होते हैं वो भी एनकरेज होते हैं अपने बच्चों को। अगर किसी इंसान की इनकम लेवल बहुत अच्छा है तो ऑब्वियसली वो अपने बच्चों को स्कूल भेजेगा, अपने गर्ल चाइल्ड को भी स्कूल भेजेगा, एंड इस उम्मीद में ताकि आगे आने वाले समय में हम अपने बच्चों को सब पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, उनके ऊपर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस होप में, क्या उम्मीद है उन सबको, ताकि भविष्य में सभी अपनी अपनी जगह पर अच्छी तरीके से सेटल हो जाएं और इकोनॉमिक रिटर्न्स आए फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन।
हाउएवर द पुअर में नॉट, हालांकि ये जो गरीब लोग हैं वो उनको डायरेक्ट एडवांटेज ना मिलता होगा इन अपॉर्चुनिटीज से। मोर ओवर ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ मच बिलो एक्सपेक्टेशन, लेकिन ये जो ग्रोथ है एग्रीकल्चर सेक्टर में ये बहुत ही कम है हमारी एक्सपेक्टेशन से। दिस हैज़ ए डायरेक्ट बेयरिंग ऑन पोवर्टी ऑन एज ए लार्ज नंबर ऑफ, और इसका सीधा सीधा असर पड़ता है अगर हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है तो इसका सीधा सीधा असर किसके ऊपर पड़ता है? ऐसे अनगिनत लाखों करोड़ों गरीब लोगों पर जो कि सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड रहते हैं और गांव में रहते हैं। इन ऐसे सर्कमस्टेंसेस में देयर इज़ ए क्लियर नीड, तो एक साफ सी बात है कि हमको एक टारगेटेड एंटी पोवर्टी प्रोग्राम्स चाहिए। मतलब ऐसे प्रोग्राम, ऐसी पॉलिसी हमारी सरकार बनाए जिनका सीधा सीधा टारगेट क्या हो? पुअर्टी को रिमूव करना। ऑल्दो देयर आर सो मैनी स्कीम, हालांकि बहुत सारी स्कीम जो है उनको फॉर्मुलेट किया गया था जो गरीबी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हटाने का काम करती हैं। इनमें से कुछ हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो कि 2005 में चलाया गया था। इसमें 100 डेज का वेज दिया जाता है, मतलब 100 दिन का रोजगार का प्रोग्राम है ये, और 100 दिन का जो वेतन भत्ता है वो एम्प्लॉयमेंट जो है वो हर एक हाउस होल्ड को मिलेगा। एंश्योर लाइवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल, ताकि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले जो गरीब हाउस होल्ड हैं उनको एक लगातार एक रोज़गार मिले और काम मिले। इट आल्सो एम्ड एट सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू एड्रेस द कॉज ऑफ ड्राउट, और इसका ये भी एक एम है कि जो हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जो लगातार जो डेवलपमेंट टिकी रहे, ऐसी डेवलपमेंट के ऊपर, और जो गरीबी के बहुत सारे कारण हैं जैसे ड्राउट है, बाढ़, सूखा पड़ जाना, फिर डिफॉरेस्टेशन है, सॉइल इरोजन है, इन सारी चीज़ों को हटाना। 1/3 ऑफ द प्रपोज जॉब है, इसमें से भी जितनी भी जॉब इस नरेगा इसमें लाई जाती हैं उसमें 1/3 जो है वो औरतों के लिए रिजर्व किया जाता है। मीन्स ग्रामीण इलाकों में कुछ कुछ जैसे नहर खोदना है, रोड बनाना है, डैम बनाना है, इस तरीके के काम जनरेट किए जाते हैं और गांव के जो गरीब से गरीब लोग हैं वो इस काम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यदि उनको इसमें काम नहीं मिलता है, मतलब अगर सरकार उन लोगों को काम दे पाने में नाकामयाब होती है तो उनको 100 दिन का वेतन भत्ता सरकार जो होगी वो देगी। उसके बाद है ये जो स्कीम है इसने 220 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है, एम्प्लॉयमेंट टू 4.78 करोड़ हाउस होल्ड। उसके साथ साथ जो घर हैं 4.78 करोड़ जो हाउस होल्ड हैं उनको, इसमें भी जो SC ST विमेन हैं उनमें इन द सेम स्कीम आर, इनमें इनका परसेंटेज जो है इस स्कीम में उनका 23% से और 17% और 53% रहा है रिस्पेक्टिवली। द एवरेज वेज हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 65, ये जो एवरेज वेज यहाँ पर दिया जाता था शुरुआत में 2006-07 में 65 रुपीज़ पर डे दिया जाता था, अब ये 132 रुपीज़ हो गया है। और मार्च 2018 में जो वेज रेट है अनस्किल्ड मैनुअल वर्कर्स हैज़ बिन रिवाइज, इसको रिवाइज़ किया गया है। जो पैसा इनको दिया जाता है स्टेट वाइज अलग अलग है, सभी राज्यों में अलग अलग है। एंड कुछ राज्यों में, कुछ यूनियन टेरिटरीज़ में लगभग 281 रुपये पर डे। वर्कर्स इन हरियाणा जैसे राज्यों में 281 रुपये दिए जाते हैं पर डे के हिसाब से। एंड कुछ बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में 168 रुपीज़ पर डे के हिसाब से भी ये वेज दिया जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, आपको ये हम याद, मतलब ये सारे जो स्कीम्स जो हम पढ़ रहे हैं, प्रोग्राम्स जो हम पढ़ रहे हैं, ये आपको एज इट इज़ ही लर्न करने हैं। फिर है प्राइम मिनिस्टर रोज़गार योजना PMRY, ये भी एक दूसरी स्कीम है जिसको शुरू किया गया था 1993 में। इसका भी मकसद था कि एम ऑफ द प्रोग्राम इज़ टू क्रिएट, कि लोगों के अंदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाएँ। एंड फॉर एजुकेटेड, जो भी लोग पढ़े लिखे हैं उनके लिए शहरी या ग्रामीण इलाकों में छोटे मोटे काम जो हैं वो जनरेट किए जाएं। दे आर हेल्प इन सेटिंग, उनको मदद दी जाती है स्मॉल बिजनेस और इंडस्ट्री सेटअप करने में। फिर है उसके बाद जो थर्ड है वो है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इसको लॉन्च किया गया था 1995 में। इसका भी मकसद ये था कि टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज स्पेशली इन रूरल एरियाज और एंड स्मॉल टाउन्स। A target for creating 25 lakh new job has been set for the program। यहाँ पर एक टारगेट किया गया है कि 25 लाख जो नई जॉब हैं वो क्रिएट की जाएंगी इस प्रोग्राम के अंडर में। अंडर द 10th 5, जो 10वां जो 5 ईयर, हर 5 साल में जब इस
हर 5 साल में नई 5 ईयर प्लान बनाए जाते हैं जिसमें देश की डेवलपमेंट के अलग अलग हिस्सों के ऊपर काम किया जाता है। तो नया जो 10th 5 ईयर प्लान बनाया जा रहा है उसमें लगभग 25 लाख नई जॉब क्रिएट करने का टारगेट रखा गया है। उसके बाद जो 4th है वो है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसको लॉन्च किया गया था 1999 में। इस प्रोग्राम का भी मकसद ये था कि जितने भी टू ब्रिंगिंग द असिस्ट जो पुअर फैमिलीज़ हैं, पुअर फैमिलीज़ जो हैं उनको पुअर्टी लाइन के ऊपर लाने का टारगेट रखा गया था एंड उनको ऑर्गेनाइज करने का काम किया गया था। उनको अलग अलग सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स में डिवाइड करने का सोचा गया था और थ्रू ए मिक्स ऑफ बैंक क्रेडिट, जिनमें छोटे छोटे ग्रुप बना दिए जाते हैं, उन ग्रुप्स को मिलाकर उनको कुछ काम शुरू करने के लिए बैंक जो होते हैं वो क्रेडिट देते हैं जिसको सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप कहते हैं। और एंड गवर्नमेंट सब्सिडी और उनको सरकारी अलग अलग चीज़ों में छूट भी दी जाएगी अंडर द उसके बाद एक नई स्कीम है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। इसको लॉन्च किया गया था 2000 में। ये एडिशनल सेंटर असिस्टेंस इज़ गिवन कि जो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है वो सहायता करेगी अलग अलग राज्यों को जो भी बेसिक सर्विसेज हैं ग्रामीण इलाकों में जो दी जाती हैं, जैसे प्राइमरी हेल्थ है, प्राइमरी एजुकेशन है, रूरल शेल्टर है, रूरल ड्रिंकिंग वाटर है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन है। इन सारी चीज़ों में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो सभी राज्यों की मदद करेगी। अनदर इम्पॉर्टेंट स्कीम, एक दूसरी इम्पॉर्टेंट स्कीम है अंत्योदय अन्न योजना AAY, अबाउट विच इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में हम पढ़ेंगे और आप नेट से भी इसके बारे में सर्च कर सकते हो। अंत्योदय अन्न योजना जिसमें फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। द रिजल्ट ऑफ दीज, लेकिन इतनी सारी जो स्कीम चलाई गई हैं इनका जो रिजल्ट रहा है वो बहुत ही मिक्स रहा है। एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया है, राइट टारगेटिंग नहीं की गई है, जिसकी वजह से इतना अच्छा रिजल्ट इन सारी स्कीम्स का नहीं आया है। और ओवरलैपिंग, ज़्यादा स्कीम हो गई हैं डिस्पाइट गुड, हालांकि इंटेंशन बहुत अच्छी थी लेकिन इनको सही तरीके से जो भी जिनके लिए इनको बनाया गया है उन तक इनका फ़ायदा नहीं पहुंच पा रहा है। ये एक सबसे बड़ा मेजर एम्फेसिस है रिसेंट ईयर्स में। और इन पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम का प्रॉपर मॉनिटरिंग भी नहीं किया जाता। ये कुछ कारण है जिसकी वजह से इतना हम अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इतनी सारी स्कीम्स, इतनी अच्छी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करने के बावजूद भी जो नतीजे हैं वो इतने अच्छे क्यों नहीं मिले हैं। उसके बाद हैं जो चैलेंजेस अहेड। पुअर्टी हैज़ सर्टेनली, हालांकि पुअर्टी जो है वो निश्चित रूप से घटी है, लेकिन डिस्पाइट द प्रोग्रेस पुअर्टी रिडक्शन रिमेन्स इंडिया मोस्ट, लेकिन अभी भी घटने के बावजूद भी सबसे बड़ा चैलेंज भारत के सामने यही रहा है। और भी गरीबी को किस तरीके से हटाया जाए, जो डिस्पैरिटीज़ हैं इंडिया में, जो ग्रामीण शहरी इलाकों में जो डिस्पैरिटीज़ हैं और से अलग अलग राज्यों में डिस्पैरिटीज़ जो हैं उनको किस तरीके से कम किया जाए। सर्टेन सोशल इकोनॉमिक ग्रुप्स आर, अभी भी बहुत सारे जो सोशल इकोनॉमिक ग्रुप हैं वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं पुअर्टी के लिए। पुअर्टी रिडक्शन जो है वो उसको जो पुअर्टी रिडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू मेक बेटर प्रोग्रेस। आगे आने वाले जो कुछ साल हैं 10 व 20 साल 15 साल उनमें और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से इसमें प्रोग्रेस लानी चाहिए। ऐसा तभी होगा ड्यू टू हायर, जब हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और किसके ऊपर जोर दिया जाए, यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री जो हमारी शिक्षा होती है, एलिमेंट्री एजुकेशन जो है उसको यूनिवर्सल या और फ्री रखा जाए, मतलब सभी लोग जो हैं उनका एक्सेस हो एलिमेंट्री एजुकेशन तक। और जो पुअर्टी ग्रोथ है, पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको कम किया जाए और जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसको ज़्यादा बढ़ाया जाए और हमारा जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उनको स्ट्रॉन्ग किया जाए। ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ पुअर्टी however captures only a limited part of poverty minimum subsistence level। ऑफिशियली तौर पर अगर बात की जाए पुअर्टी की तो सिर्फ एक लिमिटेड सा हिस्सा होता है कि पुअर्टी का मतलब क्या है। पुअर्टी का मतलब ये है कि एक मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल रादर देन ए रीजनेबल लेवल लिविंग, कि एक मिनिमम एक कम से कम चीज़ों के ऊपर गुजारा करना, बल्कि एक रीजनेबल लेवल का ना होना, ये है गरीबी। बहुत सारे स्कॉलर्स जो हैं, विद्वान जो है वो इस बात को एडवोकेट करते हैं कि मस्ट ब्रॉडन द कंसेप्ट इनटू ह्यूमन पॉवर्टी। ये जो कंसेप्ट है ह्यूमन पॉवर्टी का उसको बड़े लेवल तक करना चाहिए। लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बड़ी मात्रा में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आप को फीड नहीं कर पाते, अपने आप को खाना नहीं दे पाते हैं। लेकिन और एजुकेशन की बात तो भूल ही जाएं, शेल्टर है, हेल्थ केयर है, जॉब सिक्योरिटी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ये सब चीज़ें तो आएंगी ही नहीं जब हमारे पास खाने को ही कुछ नहीं होगा। तो चाइल्ड लेबर भी कॉमन हो जाता है ऐसी जगह पर। वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस शोज दैट विद डेवलपमेंट द डेफिनेशन ऑफ व्हाट कंस्टिट्यूट पॉवर्टी आल्सो चेंज। पूरी दुनिया में जो वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस है वो यही दिखाता है कि जो जैसे जैसे इकोनॉमिक
ग्रोथ होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, तो ये जो डेफिनेशन है पुअर्टी की ये भी लगातार बदलती जाती है। इरेडिक्शन ऑफ पुअर्टी, जो लगातार पुअर्टी को इरेडिक्ट करना है, हटाना है, ये हमेशा एक मूविंग टारगेट रहना चाहिए। होपफुली वी विल, हम कभी ना कभी हम इस एबल हो जाएंगे टू प्रोवाइड मिनिमम नेसेसरी इन टर्म्स ऑफ ओनली इनकम ऑल पीपल बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट। ऐसा लगता है कि आगे आने वाले जो कुछ दशक होंगे उसमें हम जो भी गरीबों के लिए मिनिमम जो नेसेसरी चीज़ें होंगी, कम से कम नेसेसरी चीज़ें वो उन तक पहुंचेंगी। बट लेकिन जो टारगेट है इसको लगातार चलते रहना चाहिए। जो भी और बड़े चैलेंजेस हैं वो आगे सामने आते रहेंगे, जैसे कि हेल्थ केयर है, क्या सारे लोगों को हेल्थ केयर मिल पाएगा, एजुकेशन मिल पाएगी, जॉब सिक्योरिटी हो पाएगी सबके लिए, और जो हमारा जेंडर इनइक्वलिटी है, लड़का और लड़की के बीच में जो फ़र्क किया जाता है, क्या वो चीज़ों को हम दूर कर पाएंगे, गरीब जो है उनको डिग्निटी मिल पाएगी। दीज विल बी इवन बिगर टास्क, ये और भी ज़्यादा बड़े काम हमारे सामने रहने वाले हैं। तो हेयर द चैप्टर कंप्लीट।